जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं हूँ सपना गोयल। सपना गोयल मोटिवेशन में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोचक और रोमांचक कहानियाँ देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। सूरजपुर नामक एक छोटे से राज्य में एक गरीब लड़का लेकिन दिल से अमीर मजदूर किशोर अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। किशोर अपनी गरीबी के बावजूद बेहद चतुर, चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका दिल सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ था। उसे अपनी सीमित परिस्थितियों में भी जीवन जीने की कला बखूबी आती थी। चाहे घर में साधन कम हो, परंतु उसका जीवन संतोष और सुख की छाव में बसा रहता था। एक दिन शाम के समय जब शारदा अपने पुराने कपड़ों से बर्तन साफ कर रही थी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुनिए जी, आज मेरा दिल बेसन के लड्डू खाने को कर रहा है। ये मेरी कमजोरी रही है, परंतु देखो ना, घर में ना बेसन है, ना घी है और ना ही गुड़ है। क्या आप कुछ उपाय कर सकते हैं? अगर ये सब आ जाए तो हम दोनों साथ बैठकर बेसन के लड्डू खा सकते हैं। किशोर ने शारदा की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में पत्नी की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने की चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो भाग्यवान, तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करना मेरा कर्तव्य है। मैं अभी बाजार जाता हूँ और सारी चीज़ें लेकर आता हूँ। तुम बस लड्डू बनाने की तैयारी करो। किशोर ने अपनी बात कही और बाहर की ओर निकल पड़ा। बाजार की ओर चल दिया। उसके मन में अपनी पत्नी की मुस्कान को देखने की चाह थी। थोड़ी देर तक बाजार की ओर चलते चलते किशोर के मन में एक विचार कौंधा। उसने रुककर अपने कदमों को थोड़ी देर तक थाम लिया और आसमान की ओर देखा। हल्की सी उदासी उसके चेहरे पर झलकने लगी। वे मन ही मन भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, मैंने तो अपनी पत्नी से बड़े विश्वास के साथ कह दिया कि मैं बेसन, घी और गुड़ लेकर आता हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे लाऊंगा। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। क्या मेरी कोशिश रंग लाएगी? किशोर का मन दुविधा में पड़ गया, परंतु जल्द ही उसने अपनी परेशानी का हल सोच लिया। उसने खुद को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, इस मुश्किल में मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास चला जाता हूँ। क्या पता वे मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। वह तो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। अपने इस विचार से उत्साहित होकर किशोर ने अपने कदम तेज कर दिए। रास्ते में वह यही सोचकर मुस्कुरा उठा, दोस्तों का तो यही काम होता है, एक दूसरे का सहारा बनना। अगर आज मैं उसकी मदद लूँगा तो कल उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा। उसके मन में आशा की एक किरण जागी और वह तेजी से अपने मित्र के घर की ओर बढ़ने लगा। सूरज ढलने को था, परंतु किशोर की उम्मीदें और मजबूत होती जा रही थी। रास्ते में पक्षियों का कलरव, पत्तों की सरसराहट और हल्की ठंडी हवा मानो उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। थोड़ी देर के बाद वे अपने दोस्त के दरवाजे पर पहुंच गए। किशोर ने जैसे ही अपने दोस्त मोहन के दरवाजे पर दस्तक दी, मोहन तुरंत बाहर आया और उसे देखकर प्रसन्नता से बोला, अरे मित्र किशोर, तुम आओ आओ आओ, बड़ा ही अच्छा किया जो आज आ गए। क्या हालचाल है और भाभी कैसी है? किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं तो ठीक हूँ और भाभी भी भगवान की कृपा से अच्छी है, लेकिन आज मैं तुमसे एक खास काम से मिलने आया हूँ। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, अरे ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? किशोर ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, भाई बात यह है कि मुझे आज कुछ रुपयों की सख्त ज़रूरत आन पड़ी है। घर में कुछ सामान लाना है, लेकिन मेरी जेब खाली है। सोचा
तुमसे थोड़ा मदद मांग लूं? तुम्हें जितना जल्द हो सके पैसे लौटा दूंगा। बस आज के लिए उधार चाहिए था। किशोर की ईमानदारी और सादगी उसके चेहरे से झलक रही थी, परंतु मोहन के मन में हलचल मच गई। वे अंदर से थोड़ा असमंजस में था। उसके मन ही मन सोचा, किशोर गरीब आदमी है, भला ये मेरे पैसे कैसे चुकाएगा? इसे अगर उधार दे भी दिए तो वापस मिलने की उम्मीद करना तो बेकार ही होगा। क्या पता मेरे पास ये कभी लौट कर ही ना आए। यही सोचकर मोहन ने कुछ क्षण के बाद एक लंबी सांस ली और किशोर से बोला, भाई, तुम बड़े ही मुश्किल वक्त पर मेरे पास आए हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हालत भी इन दिनों कुछ खास अच्छी नहीं है। खेतों की फसल अभी पककर तैयार भी नहीं हुई है और घर में भी एक पैसा नहीं बचा है। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारी ही तरह गरीब हूँ। मोहन ने थोड़ी उदासी के साथ अपनी बात जारी रखी। आज तो तुम्हारी भाभी का मन कुछ मीठा खाने को हो रहा था, परंतु क्या करूं, घर में एक कौड़ी भी नहीं है जो बाजार जाकर कुछ ला सकूं। बस मैं भी फसल पकने का इंतज़ार कर रहा हूं। तब तक हमारी हालत में थोड़ा सुधार हो सकता है। किशोर की नेक की बात सुनकर अपनी नज़रें झुका ली। उसकी आंखों में पश्चाताप का भाव था। उसने नम्रता से कहा, भाई, मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। मैं तुम्हारे पास मदद की आस लेकर आया था, लेकिन अनजाने में तुम्हें परेशानी में डाल दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी। मोहन किशोर की ईमानदारी और विनम्रता को देखकर थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन तभी अंदर से उसकी पत्नी की मधुर आवाज आई, सुनिए, खीर बनकर तैयार है, ठंडी होने से पहले आकर खा लीजिए। मोहन ने जैसे ही अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी, वह एक पल के लिए हड़बड़ा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति में क्या करे, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए किशोर की ओर मुड़कर हल्के मुस्कुराते हुए कहा, अरे किशोर, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है, लेकिन सच कहूँ तो ये खिचड़ी भी इतनी कम है कि शायद हमारा पेट भी पूरे तरीके से ना भर पाएगा। परंतु क्या करें, मजबूरी है, आधा पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। किशोर ने मोहन की बात सुनी और उसकी आवाज़ में छिपी बेबसी को महसूस किया। फिर भी उसने सकारात्मक बनाए रखते हुए कहा, भाई, चिंता मत करो, एक दिन हमारे भी अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। यही गरीबी हमें मदद करने और संतोष करना भी सिखाती है। मैं चलता हूँ, तुम्हारी खिचड़ी ठंडी हो जाएगी, पहले तुम खा लो। भाभी को भी मेरा प्रणाम कहना। किशोर ने मोहन से विदा ली। मोहन के घर से निकलने के बाद किशोर चुपचाप आगे बढ़ता गया, लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ने लगा। चलते चलते उसने धीरे धीरे सोचना शुरू किया। मोहन ने कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उसके घर से तो मीठे पकवान की खुशबू आ रही थी। शायद उसकी पत्नी ने खीर बनाई है। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वह सच में मेरी मदद नहीं करना चाहता था? इन्हीं ख्यालों ने किशोर के मन को बेचैन कर दिया और वह अपनी उदासी के साथ आगे बढ़ता रहा। उसकी चाल धीमी पड़ गई और वह बार बार अपने खाली हाथों को देखता रहा। वह सोचने लगा, गरीबी इतनी बड़ी दीवार बन जाती है कि एक मित्र भी मदद करने से कतराने लगता है। उसने खुद से सवाल किया, लेकिन इस बेचैनी से उसे अपनी पत्नी की इच्छा की चिंता सता रही थी। शारदा ने बड़े मन से लड्डू खाने की बात की थी और किशोर को उसका वह उत्साह याद आ रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा, मैंने उसे वादा तो किया था कि मैं बेसन, घी और गुड़ लेकर आऊँगा। वे कितनी खुश होगी, लेकिन अब मैं उसके सामने खाली हाथ कैसे लौटूं? उसकी उम्मीद कैसे टूटने दूं? रास्ते में हर दुकान,
हर गुजरने वाला आदमी उसे एक समाधान की तरह नजर आने लगा। लेकिन उसके पास पैसे ना होने की सच्चाई बार बार उसे निराश कर रही थी। उसके ने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, कोई राह दिखाओ। मैं शारदा को मायूस नहीं देख सकता हूँ। उसकी छोटी सी खुशी के लिए मुझे तो कुछ करना ही होगा। किशोर अनमने भाव से चलते चलते एक रास्ते पर पहुंचा, जहां उसकी नजर एक भव्य हवेली पर पड़ी। हवेली को सुंदर रोशनी और फूलों से सजाया गया था, जैसे किसी बड़े उत्सव की तैयारी हो रही हो। सजावट इतनी भव्य थी कि किशोर का ध्यान बरबस ही उसकी ओर खिंच गया। उसने एक पल के लिए रुककर उस नज़ारे को देखा और उसके मन में जिज्ञासा उठी। उसी समय सड़क से एक आदमी गुजर रहा था। किशोर ने उसे रोकते हुए कहा, भाई साहब, ये किसकी हवेली है और यहाँ इतनी सजावट क्यों हो रखी है? क्या कोई खास अवसर है? वे आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, लगता है कि तुम नए आए हो। जो तुम्हें नहीं पता कि इस नगर के ठाकुर साहब की ये हवेली है। उनके यहाँ इन दिनों बहुत ही खुशी का माहौल है। उनके बेटे की सगाई हुई है और इस खुशी में ये भव्य आयोजन हो रहा है। 3 दिन से पूजा पाठ चल रहा है और कल पूजा समाप्त होने के बाद पूरे गांव के लिए भंडारा रखा गया है। हर किसी को दावत का न्योता दिया गया है। ठाकुर साहब के यहाँ दावत में तो स्वादिष्ट पकवानों की भरमार रहती है। पूरा गांव कल यहाँ जुटेगा। किशोर ने इस बात को ध्यान से सुना। एक पल के लिए उसकी सोचने की गति तेज हो गई। ठाकुर साहब की दावत, कल पूरा गांव यहाँ होगा, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने अपनी जिज्ञासा को छुपाते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। खैर, मुझे अपने खेतों की तरफ जाना है। धन्यवाद भाई, जो तुमने मुझे ये सब बताया। उस आदमी ने सिर हिलाया और अपनी राह पर आगे बढ़ गया। किशोर भी अपनी राह पर आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब उसके मन में ठाकुर साहब की दावत और उस भंडारे की बात घूम रही थी। क्या ये मेरी समस्या का हल हो सकता है? उसका मन बेचैन था। उसने खुद से कहा, भंडारा तो कल है, लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा तो आज पूरी करनी है। वह बेसन के लड्डू खाने की बात कितने उत्साह से कर रही थी। क्या करूं? कुछ तो उपाय सोचना ही पड़ेगा। वह रास्ते पर चलते चलते गहरी सोच में डूब गए। उसके दिमाग में विचारों का मंथन चलने लगा। अगर पैसे नहीं है तो क्या कोई और तरीका हो सकता है? कोई ऐसा तरीका जिससे बिना पैसे के भी मेरी समस्या का हल हो जाए। कुछ देर विचार करते करते अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसे एक तरकीब सूझ गई। उसकी चाल अब तेज हो गई और उसके मन में आशा का संचार होने लगा। हाँ, यही सही रहेगा, उसने अपने आप से कहा। किशोर ने अपने कदम बाजार की ओर मोड़ लिए। बाजार की भीड़ और हलचल के बीच वह तेजी से चलता हुआ एक बेसन के व्यापारी की दुकान पर जा पहुंचा। दुकान में बड़े बड़े कट्टे और बोरियां करीने से सजी हुई थी। किशोर ने व्यापारी को देखकर विनम्रता से कहा, राम राम सेठ जी, कैसे हैं आप? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राम राम भाई, मैं तो ठीक हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? किशोर ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं पास के गांव से आया हूँ। आपके गोदाम में बेसन की कुल कितनी बोरियां होंगी? व्यापारी ने उसकी बात पर थोड़ी हैरानी जताई और उसे ध्यान से देखा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो भाई? तुम्हें बेसन चाहिए या कुछ और? किशोर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब देने की तैयारी की। उसके दिमाग में अपनी तरकीब को सफल बनाने का पूरा खाका तैयार था। अब अपने मन की बात को संभालते हुए उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, मानो वह जानता था कि वह अपने उद्देश्य को पूरा करके ही रहेगा। किशोर ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, सेठ जी,
मैं ठाकुर साहब की हवेली से आया हूँ। आपको तो पता ही होगा उनके बेटे की सगाई हुई है और इस खुशी में कल पूरे गांव में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ठाकुर साहब ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। सेठ जी ने उसकी बात सुनते ही प्रसन्न होकर कहा, अच्छा अच्छा, ठाकुर साहब के बेटे की सगाई हुई है। ये तो भाई बहुत खुशी की बात है। हमारी तरफ से उन्हें बधाई ज़रूर देना। तो बताइए ठाकुर साहब को कितनी बोरियां चाहिए? किशोर ने थोड़ा ठहरते हुए जैसे सोचते हुए जवाब दिया, ये तो मुझे पता नहीं सेठ जी। ठाकुर साहब ने बस इतना कहा है कि पहले आपके गोदाम की जांच कर लूं और देख लूं कितनी बोरियां उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेकर आना होगा। भंडारे में बनाने वाले पकवानों के लिए सही गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सके। सेठ जी ने किशोर की बात सुनते ही बड़े आत्मविश्वास से कहा, देखो भाई, अपना काम तो ऐसा है कि एक तरफ से बोरियां खरीदते हैं और दूसरी तरफ से दुकानदारों को बेच देते हैं। लेकिन हाँ, अभी अपने गोदाम में कम से कम 50 से 60 बोरियां तो पड़ी ही होंगी। मुझे लगता है इतने में ठाकुर साहब का काम आराम से हो ही जाएगा। किशोर ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई और फिर कहा, सेठ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठाकुर साहब आपकी इस जानकारी को जानकर बड़े ही खुश होंगे। सेठ जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी, और जहाँ तक नमूने के तौर पर बेसन देने की बात है तो वह तो मैं तुम्हें अभी दिलवा देता हूँ। आखिर ठाकुर साहब का काम है, कोई देरी कैसे हो सकती है? सेठ जी ने तुरंत अपने एक कर्मचारी को आवाज लगाई, अरे ओ राजू, सुन तो, जल्दी से पाव भर बेसन निकालकर इस आदमी को दे दे। इन्हें नमूने के तौर पर लेकर जाना है। ठाकुर साहब को दिखाएगा और बताएगा कि बेसन की गुणवत्ता कैसी है। जल्दी कर राजू। राजू ने तुरंत आदेश का पालन किया और साफ सुथरी थैली में पाव भर बेसन भरकर किशोर को सौंप दिया। सेठ जी ने बेसन को पैकेट किशोर को थमाते हुए कहा, लो भाई, इसे लेकर जाओ और ठाकुर साहब को मेरा प्रणाम कहना। अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। किशोर ने आदरपूर्वक सेठ जी को धन्यवाद दिया और नमूने का बेसन लेकर वहां से निकल पड़ा। उसका मन हल्का और खुश था। उसने सोचा, बिना पैसे के सिर्फ अपनी चतुराई से ये पूरा काम मैंने कर लिया। अब शारदा के चेहरे पर वह खुशी देखने को मिलेगी जिसकी मैंने कल्पना की थी। जैसे ही वह बाजार से बाहर निकला, उसकी चाल तेज हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और मन में संतोष का एहसास। बेसन की थैली को कसकर पकड़ते हुए किशोर चलता हुआ एक घी के व्यापारी की दुकान पर जा पहुंचा। दुकान पर घी के बड़े बड़े पीपे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने ठहरकर सेठ जी को विनम्रता से प्रणाम किया। राम राम सेठ जी। राम सेठ जी ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए जवाब दिया, राम राम भाई, कहो क्या काम है? किशोर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सेठ जी, क्या आपके पास 60 पीपे घी होंगे? सेठ जी ने हंसते हुए कहा, 60 क्यों, पूरे 100 पीपे हैं। लेकिन पहले ये तो बताओ, तुम आए कहाँ से हो और किसने तुम्हें भेजा है? किशोर ने तुरंत जवाब दिया, गांव के ठाकुर साहब ने भेजा है। कल गांव में बड़ा भंडारा आयोजित हो रहा है, तो उन्होंने पूछा था कि आपके यहाँ से घी मिल सकता है क्या। परंतु सेठ जी, ठाकुर साहब कहते हैं कि पहले खुले घी का थोड़ा सा नमूना देखना चाहेंगे। ये सुनकर सेठ जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और बोले, अरे भाई, कल तो मेरे यहाँ से घी गया था, वह क्या मिलावटी था? ठाकुर साहब को जाकर साफ साफ कह देना, लेना हो तो ले, नहीं तो ना ले, परंतु मेरे घी का नमूना लेने की बात दोबारा मत करना। सेठ जी कड़क आवाज और आत्मविश्वास से जवाब देने लगे। किशोर तो हक्का बक्का रह गया। वह समझ गया कि यहाँ और बात करने का कोई मतलब नहीं है। चुपचाप सिर झुकाकर उसने दुकान से बाहर का रुख किया। मन ही मन सोचते हुए, ये सेठ तो बड़ा ही गुस्सैल निकला। उस नगर में घी के और भी व्यापारी थे। सेठ जी की कड़क बात सुनने के बाद भी किशोर ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने ठान लिया कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। कुछ ही देर के बाद वह एक और घी के व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। वहां के चमचमाते घड़े और सुव्यवस्थित दुकान को देखकर उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने दुकान में खड़े व्यापारी को झुककर प्रणाम किया और अपनी बात शुरू की। राम राम सेठ जी, मैं गांव के ठाकुर साहब की तरफ से आया हूँ। वे कल बड़े भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और उनके लिए घी की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी देखना चाहेंगे। व्यापारी ने किशोर की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, ठाकुर साहब ने हमें याद किया है। ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, नमूने के तौर पर अभी मैं तुम्हें घी दे देता हूँ। व्यापारी ने जल्दी से एक चमचमाती केतली में घी भरा और किशोर को थमा दिया और कहा, ये लो भाई, ठाकुर साहब से कहना कि हमारी ओर से सेवा का सौभाग्य मिला है तो खुशी होगी। किशोर व्यापारी की तरफ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे धन्यवाद कहा और बड़े उत्साह के साथ घी लेकर आगे बढ़ गया। चंद कदम चलते चलते उसकी नज़र एक गुड़ के व्यापारी की दुकान पर पड़ गई। उसने सोचा, बेसन के लड्डू बनाने के लिए शारदा को गुड़ भी तो चाहिएगा, क्यों ना यहाँ से पूछ लिया जाए। वे दुकान पर पहुंचा और बड़े अदब से बोला, राम राम सेठ जी, मैं ठाकुर साहब की तरफ से आया हूँ। भंडारे के लिए गुड़ की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने कहा है पहले नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ देखना चाहेंगे। गुड़ के व्यापारी ने किशोर की बात सुनी और खुश होकर कहा, वाह, ठाकुर साहब का नाम लिया है तो हमारा गुड़ जरूर उन्हें पसंद आएगा। ये लो नमूने के लिए एक गड़ी गुड़, और यह हमारा सबसे अच्छा गुड़ है। इसे ठाकुर साहब तक जल्दी से जल्दी पहुंचाओ और फिर वापस आकर बताना कि कितनी बोरियां चाहिए होंगी। व्यापारी की बातों और उसकी उदारता ने किशोर को भी खुश कर दिया और वो गुड़ की भेली को संभालते हुए उसने उनको धन्यवाद कहा और खुशी खुशी वहां से चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक संतोष और उत्साह झलक रहा था, क्योंकि अब लड्डू बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। घी, गुड़ और बाकी ज़रूरी चीज़ें सब की सब उसके पास थी। उसकी चाल में अब थकावट की जगह एक संतोष भरी तेजी थी। जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, किशोर के मन में घर पहुंचने की बेताबी भी बढ़ती जा रही थी। शाम के हल्के सुनहरे उजाले में जब किशोर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी शारदा आंगन में बैठी थी। उसे देखकर वह मुस्कुराई और बोली, अरे आप आ गए, सारा दिन कहाँ गायब थे। किशोर ने मुस्कुराते हुए सिर पर बांधा अंगोछा उतारा और सामान को सामने निकालते हुए बोला, ये लो, देखो मैं सारा सामान ले आया हूँ, गुड़, घी और बेसन। तुम्हारे मन की बात भला मैं कैसे अनसुनी कर सकता था। थैले में झाँक कर देखा और खुशी से शारदा की आंखें चमक उठी। वे आश्चर्य और खुशी से बोली, आप तो सचमुच सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि ये सब बस मेरे मन की बात ही बनकर रह जाएगी, लेकिन आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। चलिए अब देर किस बात की, मैं झटपट लड्डू बना देती हूँ। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लड्डुओं की खुशबू मुझे किचन तक खींच लाई तो दोष मत देना। शारदा ने हंसकर सिर हिलाया और फुर्ती से रसोई की तरफ बढ़ गई। उसने बड़े मन से काम किया। गुड़ की मिठास और घी की सुगंध पूरे घर में फैलने लगी। चूल्हे पर पकते गुड़ और घी की सौंधी सौंधी खुशबू ने पूरे माहौल को खास बना दिया। कुछ ही देर में शारदा ने सुगठित और स्वादिष्ट लड्डू बनाकर तैयार कर दिए। उनकी चमक और आकार देखकर लगता था कि ये लड्डू किसी बड़े भोग के लिए बने हों। जब किशोर ने लड्डू देखे तो उसकी आंखों में गर्व झलक उठा। संयोग से उसी रात राज्य के राजा सूर्यवीर सिंह भी भेष बदलकर अपने राज्य की जनता का हालचाल जानने के लिए घूम रहे थे। एक साधारण ग्रामीण की वेशभूषा में वे गांव की पगडंडियों पर चल रहे थे। अचानक उनके मन में उत्सुकता थी कि अपनी प्रजा और अपनी प्रजाजनों के जीवन को करीब से देखा जाए। चलते चलते उनकी नज़र एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी,
तो अंदर से हल्की सी रोशनी जगमगा रही थी। हवा में उन्हें भीतर से आती ताज़े लड्डुओं की मीठी खुशबू ने रुकने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही राजा झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने अंदर से बातचीत की धीमी आवाज़ सुनी। ये किशोर और उसकी पत्नी शारदा की आवाज़ थी। राजा ने जिज्ञासावश रुककर सुनना शुरू किया। किशोर की गंभीर आवाज़ सुनाई दी, तुमने लड्डू तो बहुत ही अच्छे बना दिए, लेकिन हम इन लड्डू को अभी नहीं खाएंगे। शारदा पास बैठी थी, आश्चर्य से बोली, अरे ये क्या बात हुई? अभी नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? आखिर इतनी मेहनत से बनाए हैं। किशोर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, तुम मेरी बात समझो। मेरे दोस्त मोहन, जिस पर मैंने पैसे उधार देने के लिए कहा था, उसकी पत्नी की भी इच्छा थी कि वे कुछ मीठा खाए। अगर वे इस वक्त हमारे घर पर आ गया और उसने हमारे लड्डुओं की खुशबू सूंघ ली, तो हमें मजबूरन अपने लड्डुओं में से कुछ उसे देना पड़ेगा। और अगर हमने उसे दे दिया तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? मेरी सोच तो यही है, जब मोहन आए तो उसे पता ही ना चले कि हमारे पास लड्डू है, फिर हम आराम से इन्हें बाद में खा सकते हैं। शारदा ने किशोर की बातों पर ठहर कर सोचा और फिर थोड़ा झुंझला कर बोली, हे राम, अगर ऐसा है तो मैं घर में एक भी दीपक नहीं जलाऊंगी, ताकि किसी को पता ही न चले कि हम लड्डू खा रहे हैं। राजा सूर्यवीर सिंह ये पूरी बातचीत सुनकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने ही मन सोचा, ये गांव वालों की सादगी और उनकी छोटी छोटी इच्छाएं तो हमारे राज्य की असली ताकत है। इस घर की खुशबूदार मिठाई और इनकी आत्मीयता ने मुझे छू लिया। किशोर ने शारदा की बात मान ली। दोनों ने झोपड़ी के कोने में रखा दीपक बुझा दिया और अंधेरे में ही बैठकर दोनों लड्डू खाने लगे। कमरे में सन्नाटा था, केवल लड्डुओं की मिठास और उनकी चुप्पी का साथ था। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बाहर खड़े राजा सूर्यवीर सिंह उनकी बात सुन रहे थे। राजा ने उनकी सरलता और मासूमियत पर मुस्कुरा दिए और सोचा, इनके साथ बैठकर लड्डू खाने का अनुभव तो अनोखा होगा। राजा झोपड़ी के अंदर चुपचाप घुस गए और अंधेरे का फायदा उठाते हुए उनके पास जाकर बैठ गए। किशोर अब शारदा को बिल्कुल भनक नहीं लगी कि कोई तीसरा व्यक्ति उनके साथ मौजूद है। राजा ने भी बिना कुछ कहे लड्डुओं पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। लड्डुओं की मिठास और सौंधी सौंधी खुशबू ने राजा का दिल भी जीत लिया। कुछ ही देर में किशोर को महसूस हुआ कि लड्डू बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। वह हैरान होकर बोला, अरे भाग्यवान, हमारे लड्डू इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? क्या तुमने सब खा लिए? शारदा ने झुंझला कर कहा, मैंने तो मुश्किल से 2 ही लड्डू खाए हैं, बाकी तो तुम खा गए। किशोर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने नहीं खाए हैं, मैंने भी कम ही लड्डू खाए हैं, फिर ये कैसे खत्म हो गए? इस पर शारदा ने झल्लाकर पास पड़ा दीपक जलाया। रोशनी में दोनों की नज़र अचानक तीसरे व्यक्ति पर पड़ी। वहाँ एक अजनबी आदमी बैठा था जो उनके साथ लड्डू खा रहा था। किशोर और शारदा दोनों स्तब्ध हो गए। किशोर हड़बड़ाकर बोला, अरे आप कौन हैं और हमारे लड्डुओं पर क्यों हाथ साफ कर रहे हैं? राजा सूर्यवीर सिंह ने हंसते हुए कहा, डरो मत भाई, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे लड्डुओं की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि खुद को रोक नहीं सका और तुम्हारे साथ इन्हें खाकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस अद्भुत मिठास के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यह लो सोने के सिक्कों की पोटली, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है, इसे खुशी के प्रतीक के रूप में रख लो। शारदा और किशोर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब तक स्थिति पूरे तरीके से उनकी समझ में नहीं आई थी, लेकिन राजा की आत्मीयता भरी मुस्कान ने उनके डर को थोड़ा कम कर दिया था। राजा ने आगे कहा, तुम्हारे लड्डू सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि उनमें तुम्हारे प्रेम और मेहनत की मिठास भी थी, और यही मुझे तुम्हारे पास खींच लाई थी।
किशोर ने पोटली को देखा, लेकिन तुरंत ही विनम्रता से जवाब दिया, नहीं नहीं भाई, तुमने खुद कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान को खिलाने के लिए कीमत नहीं ली जाती है। ये हमारे संस्कारों में नहीं है। परंतु दुख की बात यह है कि तुमने लड्डू चुपचाप खा लिए। अब मेरी पत्नी के लिए लड्डू कम पड़ गए हैं। किशोर ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। जानते भी हो, इन लड्डुओं के लिए सारा सामान बड़ी ही मुश्किल से जुटा पाया था। मैं अपने दोस्त से उधार मांगने गया था, परंतु जब वहाँ से कोई मदद ना मिली तो घी और गुड़ के लिए कई दुकानों पर गया और सब कुछ इकट्ठा करने में पूरा दिन बीत गया। ये लड्डू केवल मिठाई नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और अपनी पत्नी के लिए मेरा प्यार है। अब सोच रहा हूँ उसने तो बस 2 ही खाए हैं, बाकी तुम्हारे हिस्से के कारण कम पड़ गए। ये सुनकर राजा सूर्यवीर सिंह थोड़ा अचंभित हुए। उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति कितना निस्वार्थ और मेहनती है। फिर गंभीर स्वर में बोले, अच्छा तो बताओ, तुमने ये सारा सामान कैसे इकट्ठा किया था? कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? किशोर ने राजा सूर्यवीर के सवालों पर गहरी सांस ली और बिना किसी झूठ या झिझक के राजा को पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे वे पहले घी के व्यापारी के पास गया, जहां उसे दुत्कार दिया गया। फिर कैसे दूसरे व्यापारी ने दिल खोलकर उसकी मदद की। कैसे उसने दिन भर की कड़ी मेहनत और संघर्ष से लड्डू बनाने के लिए घी, गुड़ और बेसन का इंतजाम किया था। उसने गुड़ और बाकी सामान जुटाने के अपने सभी प्रयासों को ईमानदारी से राजा के सामने रख दिया। और अब किशोर ने उदास स्वर में कहा, ये सारा सामान भी खत्म हो चुका है हमारे पास, और कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए अब और लड्डू नहीं बनाए जा सकते। मैंने तो ये लड्डू अपनी पत्नी की छोटी सी खुशी के लिए बनवाए थे। लेकिन अब उसकी आवाज़ धीरे धीरे थम गई। ये सुनकर राजा सूर्यवीर सिंह थोड़े शर्मिंदा महसूस करने लगे। वे गहरी सोच में डूब गए और फिर बोले, ओह तो ऐसी बात है, मुझे माफ़ करना मित्र। मजाक मजाक में मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी की खुशी में बाधक बन गया। मैंने लड्डू खा तो लिए, लेकिन तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। कुछ देर तक राजा शांत रहे। फिर उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए उनको स्वर्ण मुद्राएं दी, जो किशोर ने लेने से मना कर दी। राजा ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सादगी मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन सुनो, मैंने तुम्हें मित्र कहा है और एक मित्र की बात को मानना भी तो ज़रूरी है। मेरी एक बात मान लो, सुबह तुम हमारे राजा सूर्यवीर सिंह के दरबार में ज़रूर जाना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। किशोर और शारदा राजा की बात सुनकर चौंक गए। किशोर ने झिझकते हुए कहा, राजा के दरबार में? लेकिन वहां जाकर मैं क्या कहूँगा, और क्या कोई मेरी बात सुनेगा भी? राजा मुस्कुराए और बोले, डरो मत। राजा सूर्यवीर सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी प्रजा की हर छोटी बड़ी समस्या को सुनते हैं। वे तुम्हारे जैसे सच्चे और मेहनती इंसान की मदद ज़रूर करेंगे। बस तुम वहाँ पर जाना और बिल्कुल सही सही अपनी कहानी कहना। राजा ने ये कहते हुए किशोर के कंधे पर हाथ रखा, फिर गौर से उसे देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। किशोर और शारदा राजा के शब्दों को लेकर उलझन में थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये अजनबी कौन था जो इतनी आत्मीयता से बात कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में ऐसा विश्वास झलक रहा था जिसने किशोर के मन में आशा की किरण जगा दी। उस रात की किशोर और शारदा ने दरबार में जाने का निश्चय किया, यही सोचते हुए कि शायद उनके संघर्ष का फल उन्हें राजा के दरबार में ही मिलेगा। राजा सूर्यवीर सिंह अपनी बड़ी वाली मुलाकात के बाद महल लौट आए। उनके मन में किशोर और शारदा की सादगी और संघर्ष की छवि बार बार उभर रही थी। अपने शाही कक्ष में पहुंचते ही उन्होंने राजवस्त्र धारण किए और दरबार के एक प्रमुख पहरेदार को बुलाकर आदेश दिया, सुनो,
कल एक गरीब आदमी महल में आएगा। उसका नाम किशोर है। जब वे आए तो उसे बिना किसी रोक टोक के और पूरे सम्मान के साथ मेरे सामने लाया जाए। पहरेदार ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। उस रात वह चैन से सो न सका, क्योंकि उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वे किशोर की मदद करेंगे और उसकी मेहनत का उचित फल देंगे। सूरज की पहली किरण के साथ ही शारदा ने अपने पति किशोर को धीरे से जगाया। उठिए, सुनिए, उठिए, आज आपको राजा के पास जाना है। किशोर ने नींद भरी आवाज में कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन राजा के पास जाकर क्या होगा यह मुझे नहीं मालूम। शारदा ने ठंडी सांस ली, लेकिन फिर तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत कीजिए, महाराज के पास पहले जाइए तो सही, जैसा होगा देखा जाएगा। आपकी सच्चाई और मेहनत ही आपके सबसे बड़े उपकार है, राजा वही देखेंगे। किशोर ने शारदा की बातों को थोड़ा हौसला पाया। उसने साधारण से कपड़े पहने। शारदा ने झोपड़ी के कोने में रखे एक साफ कपड़े से उसके कपड़ों को थोड़ा और ठीक किया। फिर बोली, जाइए और हिम्मत से राजा से अपनी बात कहिए, भगवान सब अच्छा करेंगे। उसने मुस्कुरा कर कहा। किशोर ने झोपड़ी से निकलते हुए शारदा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आशा और विश्वास था। वह सोच रहा था कि राजमहल का अनुभव कैसा होगा और क्या उसकी मेहनत का कोई परिणाम मिलेगा। शारदा ने जब देखा कि किशोर के पास राजमहल में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसे अचानक एक बात याद आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, आप पहली बार राजमहल जा रहे हैं, वह खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। आपको महाराज के लिए कुछ लेकर जाना ही चाहिए। किशोर ने चिंतित भरे स्वर में कहा, भाग्यवान, हम कितने गरीब हैं, हमारे पास राजा को देने के लिए कुछ भी नहीं है। खाली हाथ जाने के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। शारदा ने तब तक सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुनिए, वैसे तो आपकी बात सही है कि हम इतने गरीब हैं कि राजा को देने के लिए हमारे पास भला है ही क्या। किंतु जहाँ तक उपहार की बात है, तो परसों ही मैंने एक कबूतर पकड़ा था। उसे पालतू बनाने का सोचा था, ताकि दिन भर जब आप मजदूरी करने जाते हैं और मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो उसी कबूतर के साथ दिल बहला लिया करूँगी। लेकिन अब मुझे लगता है यही कबूतर महाराज को उपहार में देने के लिए सही रहेगा। आप इसे ही अपने साथ लेकर जाइए। किशोर ने पहले तो इनकार करना चाहा। भाग्यवान, ये कबूतर तुम्हारा साथी है, इसे महाराज को देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन शारदा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सफलता के लिए अपना ये साथी भी खुशी खुशी दे दूंगी। बस आप इसे ले जाइए और राजा को अपनी समस्या बताइए। ये छोटा सा तोहफा महाराज को हमारी मेहनत और सादगी का प्रतीक दिखाएगा। किशोर आखिरकार शारदा की बात मान गया। उसने कबूतर को एक साफ झोले में रखा, शारदा से विदा ली और अपने कदमों को मजबूती दी और राजमहल की ओर चल पड़ा। उसकी चाल में अब थोड़ा आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक। किंतु हर कदम के साथ उसके मन में उत्साह और डर दोनों बढ़ रहे थे। क्या राजा उसे पहचानेंगे? क्या वे अपनी बात कह पाएगा? लेकिन एक बात उसने ठान ली थी कि वह अपनी सच्चाई के साथ राजा के सामने जाएगा और जैसा होगा उसे स्वीकार करेगा। उसी वक्त महल में राजा सूर्यवीर सिंह ने सिंहासन पर बैठे थे। वे किशोर की सादगी और संघर्ष की कहानी को याद करके मुस्कुरा रहे थे। तभी एक पहरेदार तेजी से अंदर आया और झुककर बोला, महाराज की जय हो। शाहपुरा के राजा का दूत आपसे भेंट करना चाहता है। राजा ने गंभीरता से कहा, उसे तुरंत मेरे सामने पेश करो। पहरेदार ने सिर झुकाकर आज्ञा का पालन किया और दूत को महल के दरबार में ले आया। कुछ ही क्षणों में एक ऊंचे कद के आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया। उसने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, महाराज की जय हो। मेरा नाम महेश है।
मैं शाहपुरा के राजा का दूत हूँ। मेरे महाराज ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। राजा ने उससे कहा, बताओ तुम्हारे महाराज ने हमें क्या संदेशा भेजा है। महेश ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज ये संदेश साधारण नहीं है, ये एक सांकेतिक संदेश है। इसे समझने के लिए आपको अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा और इसका उत्तर भी देना होगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सूर्यवीर सिंह थोड़े आश्चर्यचकित होते हुए, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, प्रस्तुत करो अपने राजा का संदेश। महेश ने अपने साथ लाए कपड़े से फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और उसने अपने थैली से गेहूं के दाने निकाले और उस गेहूं के घेरे के चारों ओर फैला दिए। ये कहते हुए उसने कहा, महाराज यही संदेश है। अब आप सोचिए और बताइए कि आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं। दरबार में मौजूद सभी दरबारी चौंक कर उस दृश्य को देखने लगे, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह अजीबोगरीब संदेश क्या है। राजा सूर्यवीर सिंह भी उस गोल घेरे और गेहूं के दानों को ध्यान से देखने लगे। उनकी बोहें तन गई। उनके मन में सवाल कौंध गया, क्या इस घेरे का अर्थ शांति है या गेहूं के दाने किसी समस्या की ओर संकेत कर रहे हैं। कुछ देर तक माहौल पूरे तरीके से गंभीर बना रहा। राजा ने मन ही मन सोचा, ये दूत हमें एक उलझन में डालने आया है। ये केवल एक खेल नहीं है, बल्कि शाहपुरा के राजा की ओर से कोई गंभीर संदेश है। मुझे इसका उत्तर सोच समझकर देना होगा। उनकी आंखों में चिंता की गहराई और चेहरे पर गंभीरता की छाया स्पष्ट थी। वे मन ही मन खुद से बोले, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि शाहपुरा राज्य, जो हमारे राज्य से 50 गुना अधिक शक्तिशाली और विशाल है, वहाँ के महान राजा भानु प्रताप के इस रहस्यमय संदेश का उत्तर हमें जल्दी से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि राजा भानु प्रताप की प्रतिष्ठा और शक्ति को नज़रअंदाज करना किसी भी तरह सुरक्षित नहीं है। राजा ने गहरी सांस ली और अपने अंतर्मन में उत्तर खोजने लगा। दरबार में सभी की निगाहें राजा पर टिक गई थी, मानो वे उनके निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। इधर किशोर कबूतर को लेकर राजमहल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते भर वे सोचता जा रहा था कि क्या राजा उसके छोटे से तोहफे को स्वीकार करेंगे। उसके मन में कई सवाल थे। क्या ये कबूतर किसी काम का होगा? क्या राजा उसकी ईमानदारी और सादगी को समझ पाएंगे, जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा था। राजमहल दूर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। किशोर के लिए एक नई दुविधा थी। महल की भव्यता देखकर किशोर थोड़ा सहम गया, लेकिन शारदा की बातों को याद करते हुए उसने अपने कदम मजबूत किए। महल के गेट पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और पहरेदार से कहा, मेरा नाम किशोर है, महाराज ने बुलाया है। पहरेदार तुरंत मुस्कुराया और झुककर बोला, आइए, महाराज ने आपके लिए विशेष आदेश दिए हैं। आपको बिना किसी रुकावट के अंदर ले जाया जाएगा। किशोर ये देखकर थोड़ा चकित हुआ, लेकिन अब उसे विश्वास हो चला कि कुछ अच्छा होने वाला है। उसने कबूतर से भरे जोले को कसकर पकड़ लिया और महल के भीतर प्रवेश किया। राज दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर भय और चिंता का वातावरण था। तभी दरबार के विशाल द्वार खुले और भीतर किशोर ने प्रवेश किया। जैसे ही वे दरबार के बीचों बीच पहुंचा, राजा सिंहासन पर विराज रहे थे। राजा सूर्यवीर सिंह को देखकर किशोर उन्हें तुरंत पहचान गया। उसने विनम्रता से राजा सूर्यवीर सिंह को प्रणाम किया। राजा ने भी किशोर पर अपनी दृष्टि डाली और क्षण भर में ही उन्हें पहचान हो गई। किशोर भी उनको पहचान गया था। राजा मुस्कुराकर बोले, आओ मित्र, तुम्हारा राज दरबार में आगमन देखकर मन प्रसन्न हो गया। सच कहूँ तो तुम्हारे स्वागत सत्कार का कोई प्रबंध ना कर पाने का मुझे खेद है। शायद हम तुम्हारे आने की संभावना को भूल गए थे।
किशोर राजा साहब के सहज और आत्मीय स्वभाव से अभिभूत हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा सम्मान है कि मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि आप मुझे पहचान गए। परंतु मैं एक विनम्र क्षमा मांगना चाहता हूँ। कल रात जब आप मेरे घर पधारे थे तो मैं आपको पहचान नहीं पाया था। यदि मेरी अज्ञानता के कारण मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे नादान समझकर क्षमा कर दें। राजा सूर्यवीर सिंह किशोर की विनम्रता और उसकी सादगी से अभिभूत हो उठे। वे बोले, अरे माफ़ी की क्या बात है मित्र, उल्टे हमें तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए। एक राजा होकर भी हम अनजाने में तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधा बने, ये हमारा दोष है। और उनकी बातों को सुनकर थोड़ा सकुचा, लेकिन उसकी आंखों में राजा के लिए आदर और भी बढ़ गया। सभी लोग राज दरबार में उपस्थित उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। राजा और किशोर के बीच यहाँ बातचीत का एक रहस्य धागे की तरह लग रहा था, जिसका सिरा किसी को नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय तक राजा और किशोर के बीच इसी तरह बातचीत चलती रही। किशोर ध्यान से राजा सूर्यवीर के चेहरे के भाव को देख रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे राजा के हृदय पर कोई भारी बोझ है। किशोर ने आखिर साहस जुटाकर कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी गहरी परेशानी में हैं। अगर आपको उचित लगे तो कृपया आप मुझे अपनी समस्या बताइए। मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन आपकी मदद करने का प्रयास अवश्य करूँगा। राजा सूर्यवीर सिंह ने किशोर की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और निस्वार्थ भाव स्पष्ट झलक रहा था। एक पल के लिए राजा ने सोचा, क्या ये ग्रामीण को अपनी समस्या बताना उचित होगा? फिर उनके मन में विचार आया कि शायद बात साझा करने से कोई मार्ग निकल ही आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे विश्वास और सच्चे मन ने मुझे ये कहने का साहस दिया है। दरअसल शाहपुरा राज्य, जो हमारी शक्ति और सीमा से बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, वहाँ के राजा भानु प्रताप ने हमें एक ऐसा संदेश भेजा है जिसका अर्थ समझ पाना कठिन है। ये संदेश न केवल रहस्य में है, बल्कि हमें आशंका है कि इसके पीछे कोई बड़ा संकट छिपा हुआ है। हमारे महामंत्री और दरबार के विद्वान भी इस संदेश का मर्म नहीं समझ पा रहे। इस चिंता ने हमारे मन को विचलित कर दिया है। राजा की बात सुनकर किशोर ने राजा सूर्यवीर सिंह की चिंता भरी आंखों को देखा और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तो महाराज, शाहपुरा के राजा भानु प्रताप का पैगाम ही आपको परेशान कर रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूँ। राजा सूर्यवीर सिंह ने आश्चर्य से कहा, तुम ऐसा कर सकोगे तो ये हम पर बड़ा उपकार होगा। इस संदेश का रहस्य हल करना हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज दरबार में उपस्थित सभी लोग किशोर की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। तभी किशोर ने अपनी साधारण सी झोली में से कबूतर निकाला। दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। कबूतर को हाथों में संभालते हुए किशोर बोला, महाराज, कभी कभी समस्याओं का उत्तर जटिल नहीं बल्कि अत्यंत सरल होता है। यही कहकर किशोर ने शाहपुरा के दूत द्वारा दरबार के केंद्र में बनाए गए उस छोटे गोले के बीच कबूतर को छोड़ दिया। पूरा दरबार ये दृश्य देख रहा था। कबूतर ने कुछ क्षण इधर उधर देखा, फिर उसने दाने चुगना शुरू कर दिया। वह अनाज के दानों को बड़े व्यवस्थित ढंग से चुनता रहा जब तक कि सारे दाने खत्म ना हो गए। कबूतर ने अपना काम पूरा किया और शांत मुद्रा में एक और चला गया। इस अद्भुत दृश्य ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को चकित कर दिया।
शाहपुरा से आए राजदूत जो अब तक मौन थे अचानक खड़े हुए। उन्होंने राजा सूर्यवीर सिंह की ओर झुककर कहा, धन्यवाद महाराज, हमें हमारे पैगाम का उत्तर मिल गया है। अब हमें लौटने की अनुमति दें। राजा और दरबार के सभी लोग हैरानी से राजदूत की बात सुन रहे थे। किशोर शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजदूत ने आगे कहा, हमारे राजा भानु प्रताप ने ये पैगाम इस बात की परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि क्या आपके राज्य में समस्या का समाधान करने का विवेक और धैर्य है, या कबूतर और अनाज का प्रयोग ही इस बात का प्रमाण है कि आपके राज्य में बुद्धिमत्ता और सादगी का सामंजस्य है। मैं इस उत्तर को लेकर अपने महाराज के पास लौटूंगा। दूत के चले जाने के बाद दरबार में सन्नाटा था, परंतु राजा सूर्यवीर सिंह के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता का भाव था। उन्होंने किशोर की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, किशोर, एक बात बताओ, ये कबूतर तुम अपने साथ किस उद्देश्य से लेकर आए थे? किशोर ने राजा की ओर झुककर आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, ये कबूतर मैं आपके लिए उपहार स्वरूप लाया था, किंतु मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ये कबूतर आपकी समस्या का समाधान करने का एक माध्यम बन गया। किशोर ने आगे समझाते हुए कहा, असल में महाराज, जब मैं घर से निकलने की तैयारी कर रहा था तो मेरी पत्नी शारदा ने मुझसे कहा, खाली हाथ महाराज के दर्शन करना उचित नहीं है, कोई छोटा सा ही सही लेकिन कुछ उपहार अवश्य लेकर जाओ। यही कहकर उसने इस कबूतर को चुना जो हमारी छत पर आकर खेलता रहता था। मैंने सोचा मैं इसे आपको भेंट करूंगा, परंतु मैं ये नहीं जानता था कि ये कबूतर आज आपके लिए इतना महत्वपूर्ण साबित होगा। तब राजा सूर्यवीर सिंह ने कहा, तुम्हारा ये उपहार न केवल प्रतीकात्मक है बल्कि ये साबित करता है कि किसी भी वस्तु का महत्व उसकी सरलता और उपयोगिता में निहित है। मैं इसे शहर स्वीकार करता हूँ और इसका पूरा सम्मान करता हूँ। ये कबूतर अब हमारे राज्य की बुद्धिमत्ता का प्रतीक होगा। फिर राजा किशोर की ओर देखकर बोले, अब ये भी बताओ और स्पष्ट करो कि आखिर शाहपुरा के राजा भानु प्रताप के इस पैगाम का तुमने क्या अर्थ निकाला और तुमने क्या उत्तर दिया? किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। शाहपुरा के राजा ने अपने पैगाम में गोल घेरे को आपके राज्य का प्रतीक बनाया था और उसके चारों तरफ गेहूं के दाने फैलाकर ये संदेश दिया था कि उनकी सेना आपके राज्य के चारों ओर से घेर लेगी। उनका ये संकेत था कि वे आपके राज्य पर आक्रमण करने का विचार बना रहे हैं। मैंने इसका उत्तर दिया, कबूतर का उपयोग किया। मैंने कबूतर को उस घेरे के भीतर छोड़ दिया और उसने गेहूं के सारे दाने चुग लिए। इसका मतलब ये था कि हमारी सेना इतनी मजबूत और शक्तिशाली है कि वे उनकी सेना को उसी तरह नष्ट कर देगी जैसे कबूतर ने गेहूं के दाने साफ कर दिए। ये उनकी चुनौती का प्रतिकार था, लेकिन शांति और बुद्धिमत्ता के साथ। राजा सूर्यवीर सिंह ये सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, किशोर, तुम्हारा ये उत्तर मुझे अत्यंत प्रिय लगा। ये अत्यंत अद्भुत और प्रभावशाली था। तुमने न केवल उनकी चुनौती का उत्तर दिया बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि हमारे राज्य की ताकत केवल बल में नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और सूझबूझ में भी है। साथ ही तुमने उन्हें ये स्पष्ट संदेश भी दे दिया कि हमारा राज्य उनकी किसी भी योजना का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। तुम्हारा ये कार्य हमारे राज्य के गौरव को ऊंचा करने वाला है। तुम्हारे जैसे विवेकपूर्ण और साहसी व्यक्ति हमारे राज्य के लिए एक अनमोल रत्न है। किशोर की बुद्धि और विवेक से प्रभावित होकर उसी क्षण राजा सूर्यवीर सिंह ने घोषणा कर दी कि किशोर, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और विवेक ने आज न केवल मेरी बल्कि पूरे राज्य की प्रतिष्ठा को बचाया है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हुए मैं तुम्हें सलाहकार नियुक्त करता हूँ।
तब राजा ने महामंत्री की ओर देखकर कहा, महामंत्री जी, किशोर के रहने के लिए एक सुंदर और भव्य भवन तैयार करवाया जाए। ये भवन हमारे राज्य के प्रति उनकी निष्ठा और योगदान का प्रतीक होगा और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। महामंत्री ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। किशोर ये सब सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को जो सम्मान और स्थान दिया है, उसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मैं हमेशा आपकी सेवा और राज्य की भलाई के लिए तत्पर रहूंगा। उस दिन के बाद से किशोर राजा का विश्वास पात्र सलाहकार बन गया। उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि और तेज दिमाग से राजा के महल में अपना स्थान बना लिया। अपनी बुद्धि और समझदारी से वह काफ़ी योग्य और अमीर आदमी बन गया। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण।